Hello everyone, welcome back to Brainwise YouTube चैनल। आज हम करने वाले हैं सेमेस्टर 2 का सोशल फॉर्मेशंस, जो कि वही कह रहे थे भैया करा दो यार, नेक्स्ट पार्ट करा दो, ला दो। हम ले आए हैं आप लोगों के कहने पे। ठीक है। सो मैं एक चीज़ बता दूँ, कुछ ऑलरेडी टॉपिक्स करवा चुका हूँ मैं। प्लेलिस्ट चेक कर लेना। प्लेलिस्ट गाइज एक बार ज़रूर चेक करना। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है क्योंकि मुझे पता है थोड़ी दिक्कत आई वीडियो ढूंढने में, इसलिए मैंने एक प्लेलिस्ट, बहुत मुझे खुद इरिटेशन वाले काम लगता है प्लेलिस्ट बनाना खुद ढूंढ ढूंढ के। लेकिन आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, इरिटेशन ना हो, इसलिए मैं बना देता हूँ प्लेलिस्ट। इसमें मैंने सेमेस्टर 2 की अलग बनाई है प्लेलिस्ट, हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, सेमेस्टर 2 की अलग है, सेमेस्टर 1 की भी अलग है। ठीक है, अगर आपके कोई जूनियर वगैरह आए तो उसको सजेस्ट करना चैनल, अगर आपकी हेल्प होती है। In addition, I would like to say something to you guys. If my videos help you, so you can help me by donating some amount, but I'm not forcing anyone. If you want by your heart, then you can, otherwise no need. ठीक है। अब आप पूछ रहे हो क्यों? फॉर आई एम यू नो बहुत लोगों को पता है कि जो मेरा डिवाइस है थोड़ा काम नहीं कर रहा है, बहुत लैग करता है। लास्ट टाइम एग्ज़ाम्स के टाइम पे, आप लोगों के एग्ज़ाम्स के टाइम पे मैं नहीं कर पा रहा था कवर सारी चीज़ें टाइम से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लैग करने लग गया था। बस इसी के लिए अगर कुछ होता है देन आई विल, छोड़ो समझ जाओ। आज हम जो करने वाले हैं, वैसे सोफो में क्या क्या करवा रखा है। एंशियंट ग्रीस के बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ। साथ ही साथ मैंने डेमोक्रेसी कैसे आई ये भी मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, आप उसको चेक करना। और इस देखो, मैं अभी है ना सारी है ना ऐसे स्लाइड्स में से लिखवा लिखवा के पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है नहीं है कल परसों में। और आप देख रहे हो कल परसों में, तो हाँ कल परसों में एग्ज़ाम है, तो मैं ये डाल रहा हूँ मार्च के फर्स्ट वीक में डाल रहा हूँ ये। तो ऐसा मत बोलना कि भैया हमारा तो कल परसों एग्ज़ाम है, तो वो भी मैं वीडियो डाल दूँगा चलते चलते अप्रैल मई तक। ठीक है। तो ऐसे बात आता है ना रीडिंग वाली, कुछ उसको दूर दाड़ के अच्छा सा ईजी सा वो आपके लिए बना दूंगा। इसके अलावा मैंने ये बता दिया, इंट्रोडक्शन बता दिया था, सोफो वाला बता दिया, सिलेबस बता दिया आप लोगों को सोफो का। और इसके अलावा क्या बताना था मेरे को आज, रोमन एम्पायर के बारे में बता दिया मैंने। कुछ बेसिक टर्म्स बताए थे जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, कि क्या चीज़ क्या होता है, क्या चीज़ क्या नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने एनाटोलिया बताया था, एनाटोलिया क्या होता है। टायरनी बताया था, पॉलिस बताया था, डीम बताया था क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे को कमेंट में कर दो, मैं आपको कमेंट में लिख दूंगा, और जो बोलेगा कमेंट में मैं उसको पिन कर दूंगा, उसका आंसर वगैरह कुछ, अगर आपको कोई दिक्कत होगी। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो मैंने सब पिछली वीडियोस में बता रखा है। और एक चीज़ और गाइज, सो सॉरी आई एम वेस्टिंग योर टाइम। मैं 2x2 की स्पीड देख लो आप लोग। मैं ये बता रहा था कि बहुत बच्चे हैं जो कि देखो, मेरे पे लगभग लगभग, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 25 कमेंट्स आती हैं, जिसमें 25 में से 25 तो वही पॉजिटिव कमेंट नहीं आ सकते हैं, कुछ बोलो ही मत। 25 में से जो 23 लोग कमेंट करते हैं वो बहुत पॉजिटिव करते हैं। जो बचे हुए 2 लोग हैं वो एक नंबर के बीप लगा लो, वो हैं वो फालतू के, पता नहीं क्या कहाँ से आते हैं। खुद तो पढ़ना नहीं होता ना, कि दूसरों को मतलब कि नहीं भाई तुम मोटिवेट नहीं कर सकते, डीमोटिवेट तो मत करो किसी को। ठीक है। फ़िलहाल में मैंने एक दो बंदों को अपने जल से रिमूव कर दिया है, वो नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं, विज़िट नहीं कर पाएंगे। अब हम क्या ही कर सकते हैं, अब उनकी गलती। एनीवेज, इन सबको भूलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। जो मैं 23 लोग हैं जो कि मेरे पे डिपेंड हैं, तो उनके लिए तो मैं बना ही सकता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ स्लेवरी अब इन एंशियंट ग्रीस। अब देखो, कंपोजिशन इन स्लेवरी एंशियंट ग्रीस क्या है ये। अब हमें स्लेव्स के बारे में जानना है, यानी हमें स्लेव्स के बारे में पता चलना है, यानी बहुत सी चीज़ें हम पता लगाएंगे स्लेव्स के बारे में, स्लेवरी इन द एंशियंट ग्रीस एंड रोम। तो हमें ये तो, हमें तुम्हें जानने का अधिकार होगा नहीं होगा कि स्लेवरी क्या होता है, कंपोजिशन स्लेवरी की क्या होती है,
है ना। तो हम पहले जानेंगे कंपोजिशन स्लेवरी, धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो पहला हमारा कंपोजिशन स्लेवरी में आता है क्या, मैंने कलरफुल पेन से कराऊंगा जिससे कि आपको भी थोड़ा सा अच्छे से याद हो जाए। चलो वीमेन है तो वीमेन को हम बनाते हैं, कलर ही नहीं है, चलो वो वाला ग्रेट, इस कलर से बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्टली कंपोजिशन देखना है, ध्यान रखना। फर्स्टली हम बात करें वुमेन्स की, वुमेन्स वर कंसीडर्ड, राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो मुँह से तो समझ आ रहा होगा, एज अर्लियर स्लेव लेबर, या फिर बोल सकते हैं वर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जस्ट लिख देते हैं वीमेंस वर अर्लीस्ट स्लेव लेबर, अर्लीस्ट स्लेव लेबर, ठीक है। वुमेन्स को हम नहीं, मतलब कि जो एंशियंट ग्रीस में एंशियंट स्लेव लेबर माना जाता था। इसके अलावा क्या जाता है, सेकेंडली राइटिंग देख लेना थोड़ा। सेकेंडली जो प्रिजनर्स ऑफ वार हुआ करते थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। अब प्रिजनर्स ऑफ वॉर क्या होता है ये पता, ये चीज़ समझना आपको बहुत ज़रूरी है। वर बताऊंगा अभी मैं, वर कैप्चर्ड एंड सोल्ड इन मार्केट एंड देयर बाइंग एंड सेलिंग इज लीगल। जो प्रिजनर्स ऑफ वार होते हैं वो बेसिकली कौन होते हैं, वो लोग हुआ करते हैं जो कि प्रिजनर्स ऑफ वार वो लोग हुआ करते हैं जो कि वार में तो गए थे, लड़ने गए थे, अब हम जीत के आएंगे, लेकिन वो हार जाते हैं किसी रीज़न की वजह से। अब जो हार गए और उनको पकड़ के हम बंदी बना लेते हैं हमने, मतलब कि जो अपने अगर हिस्ट्री में देखा होगा, अभी हिस्ट्री के बच्चे तो हिस्ट्री तो पता ही होगा, मतलब कि जब कोई युद्ध करने जाता है, दो टीम जाती हैं, एक टीम दो टीम, मतलब राजा दो किंगडम्स जाते हैं, तो एक किंगडम को जीत होती है और एक किंगडम की हार होती है। तो जो हार जाता है वो पकड़ा जाता है जो जीते हुए लोग हैं उनसे। यानी मेरे में और आप में लड़ाई हो रही है अभी तगड़ी, आपके दोस्त हैं मेरे दोस्त हैं तगड़े, आपके भी दोस्त हैं लेकिन तगड़े नहीं है, मेरे दोस्त ज़्यादा तगड़े हैं। तो मैं क्या करूँगा, आपको तो मैं काट के मार दूंगा, ठीक है, लेकिन जो आपके साथ वाले दोस्त हैं ना उनको मैं अपनी टीम में ले लूँगा जिससे कि मेरी टीम बड़ी हो जाए। लेकिन मैं ऐसे नहीं उनको सैनिक वैनिक नहीं, मैं उनको स्लेव बना दूंगा, ठीक है। वैसे समझ गए, ऐसा कोई दोस्त वोस्त ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिलेशन नहीं, जस्ट आपको समझाने के लिए। प्रिजनर्स ऑफ वार वो होते हैं, ठीक है, वार के कैदी। इसके अलावा हमारा क्या आता है, थर्ड आता है हमारा कंपोजिशन। थर्डली अब ये कौन होते हैं हमारे, इंडेप्टर्स, who were unable to pay loan, who were unable to pay loan। अब वो लोग जो मतलब कि कर्जा तो ले लिया करते थे लेकिन कर्जा उतार नहीं पाते थे अपने आप से। अब एक कर्जा उतारोगे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मानते हो नहीं मानते बात। तो वो क्या करते थे, ठीक है हमारे पास इतने पैसे नहीं लेकिन हाँ हम आपकी गुलामी कर लेंगे, तो वो स्लेव बन जाया करते थे। अब आता है हमारा क्या, टाइप्स ऑफ स्लेव लेवर्स। अब हमारा क्या आ जाता है, टाइप्स ऑफ स्लेव लेवर्स। हाँ वो नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊँ, हाँ नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंपोजिशन जान ली, 3 में डिवाइड रहता है, वुमेन, प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड इंडेप्टर्स, ठीक है, ये तीनों ही है ना, ठीक है जी, वेरी गुड। चलो ये चीज़ जान ली कंपोजिशन, इसमें भर देना पेज 1। इसके अलावा टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ स्लेव लेबर। हम टाइप जानेंगे किसके, स्लेव लेबर के। राइटिंग तो समझ में आ रही है गाइस, हाँ या ना तो बोल दिया करो यार कमेंट में, थोड़ा अप्रिशिएशन दे दिया करो, राइटिंग अच्छी है फिर बेकार है, उसी के हिसाब से मैं चेंज करूँ या फिर कॉन्स्टेंटली ऐसे रहने दूँ। अब देखो पहला होता है हमारा क्या टाइप, क्या होता है, हेलो ट्री, जो भी आप उसको बोलो हेलो ट्री। अब ये क्या होता है बेसिकली, which basically means, which basically represented labor collectively owned by community। गाइस इसे इजी लैंग्वेज में मैं आपको नहीं लिखवा सकता, नहीं बता सकता, ठीक है। वो एक लेबर होते हैं जो कि एक कम्युनिटी उनको ओन करती है, ठीक, उनको हेलो ट्री बोलते हैं। डार्क एज में क्या हुआ करता था, हम डार्क एज में चलते हैं वापस। इन डार्क एज पहले हमने क्या करा है, हेलो ट्री, यानी पहला नंबर एक है हेलो ट्री, क्या है एक उस पर लाइन पे आ रहा है बताओ, अरे यार यहाँ पे लगता है एक, पहला था हमारा हेलो ट्री। हेलो ट्री में जान लिया कौन होता है, एक ऐसे ग्रुप ऑफ लेबर्स होते हैं जो कि कम्युनिटी ओन करती है। डार्क एज में क्या हुआ था, होता था, या फिर क्या हुआ था, क्या होता था, स्पार्टा ने, स्पार्टा पढ़ रहे हो ना, वही तो पढ़ रहे हो, स्पार्टा के बारे में तो पढ़ रहे हो, स्पार्टा, एथेंस, ग्रीस, रोम। स्पार्टा ने एनेक्स कर लिया था, एनेक्स मतलब पता है क्या, क्या होता है एनेक्स, यानी कब्जे में ले लिया था अपने पार्ट ऑफ, नाम सुना है इसका कभी, पेलोपोनीस। एंड पुश्ड entire population into slavery। ठीक है, स्पार्टा ने एनेक्स कर लिया था एक पार्ट फिलीपींस का, फेलोपोनिस का, सॉरी पेलोपोनिस का, और उसकी जितनी भी पॉपुलेशन थी उसको सब को डाल दिया स्लेवरी में, वो स्लेव बन गए। अभी जो स्लेवरी वाला कॉन्सेप्ट था, जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी था, सपोर्टेड बाय स्टेट, स्टेट उसको सपोर्ट करता था। इसके अलावा क्या, इसके अलावा जो अलॉटमेंट ऑफ हेलोट्स था, हेलोट्री इज अ टाइप ऑफ स्लेव लेबर, लेकिन हेलोट्स आर द स्लेव्स, ठीक है। द दा है, ठीक है, द allotment of helots was done by, गाइस लाइक सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, अप्रिशिएट कर दो यार, स्टेट बाय स्टेट एंड एज पर नीड्स
A family slave were assigned to them. ठीक है, जो हेलोट्स का अलॉटमेंट होता था, क्या बोल रहा हूँ, हेलोट्स का अलॉटमेंट हुआ करता था, वो स्टेट के द्वारा होता था, और फैमिली को जैसे नीड हुआ करती थी उसी के हिसाब से स्लेव को असाइन कर दिया जाता था उनके लिए। दूसरे टाइप क्या आ जाते हैं हमारे, दूसरे टाइप दूसरी पेन से, दूसरे टाइप है हमारे कौन, इंडिविजुअल स्लेव। हेलो ट्री का उल्टा, पूरा उल्टा। इसमें क्या है, द स्लेव्स वर ऑल्सो ओन्ड बाय इंडिविजुअल। उसके नाम की तरह जो स्लेव्स थे वो भी इंडिविजुअल की ही उसको ओन किया करता था, ना कि पूरी कम्युनिटी। ठीक है, इंडिविजुअल, थोड़ा सा गैप हो गया है। अब रोल ऑफ स्लेवरी क्या है, रोल ऑफ स्लेवरी हमने कंपोजिशन जान लिया, हमने क्या क्या जान लिया, कंपोजिशन जान लिया, कंपोजिशन डन, टाइप्स डन। अब क्या आता है हमारा, क्या है हमारा, स्लेव लेबर का रोल ऑफ स्लेवरी, या फिर स्लेव्स इन इकोनॉमी, स्लेवरी या फिर स्लेव्स इन इकोनॉमी। ठीक है, अब क्या होता था, बस ये लास्ट टॉपिक है, फिर वीडियो ख़त्म हो जाएगी। अब देखो, हाँ जी, कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा, हाँ, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब जो स्लेव लेबर वर्कड ऑन डिफरेंट सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लिखते हैं पहले, स्लेव लेबर worked on different sectors of production. डिफरेंट सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है बेसिकली, यहाँ पे मतलब है हमारा माइनिंग, एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट से। किस किस से, माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, इन चीज़ें का मतलब ये है। अब अराउंड 60,000 to 1,10,000 स्लेव्स, 60,000 से 1,10,000 स्लेव इन एथेंस में थे, इन एथेंस ड्यूरिंग 5th century BC, ड्यूरिंग 5th century BC, यानी जो 60,000 से 1,10,000 स्लेव्स थे वो हमारे एथेंस में थे, कब, 5th century BC तक।
BC में, सॉरी, helped to bring economic prosperity in Athens during classical period. बताया था क्लासिकल पीरियड कौन सा था? क्लासिकल पीरियड का टाइम क्या है बताओ? 500 से 338 BC. ठीक है, क्या है? 500 स्लैश सॉरी टू 338 BC इज अ टाइम पीरियड ऑफ क्लासिकल पीरियड. ठीक है. अब ये जो मैं बता रहा हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ, टाइप्स रोल बता रहा हूँ, बेसिकली रोल बता रहा हूँ मैं तो. सो इसमें क्या बता रहे हैं? हेल्प्ड टू ब्रिंग economic prosperity in Athens during classical period. During classical period. अब भाई क्लासिकल पीरियड में इतना प्रोस्पेरिटी करते थे वो, उसके बाद भी इन लोगों की जो कंडीशन थी अच्छी तो होगी नहीं, ये तो आप सभी को पता चल गया होगा. कैसी कंडीशन थी? मिजरेबल कंडीशन थी स्लेव्स की. कंडीशन ऑफ स्लेव्स, इसको हेडिंग में डाल दो. अब लिख, अब जान इसको थोड़ा सा डिटेल में. क्या है? स्लेव्स वर एनिमेटेड टूल्स. स्लेव्स को कैसे यूज करते? स्लेव्स एक ऐसे टूल थे जिनके पास आंखें थी, जिंदगी थी, मतलब वर, कहाँ गया एरो? एनिमेटेड टूल. ठीक है. एनिमेटेड टूल्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा ये भी जान लेंगे, क्योंकि हर चीज़ बता रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ, वन शॉट तो नहीं है. पीस ऑफ प्रॉपर्टी, ओहो, पीस ऑफ प्रॉपर्टी, क्या बोल रहा हूँ मैं? पीस ऑफ प्रॉपर्टी to be used with no rights, with no rights, only that right provided by the master. सिर्फ उनके पास वही राइट हुआ करते थे जो कि उनके मास्टर प्रोवाइड करवाते थे. ये भी लिख लेना ब्रैकेट में. जो मतलब कि एनिमेटेड टूल्स या फिर स्लेव्स के पास उतने ही राइट हुआ करते थे जितने कि उनके मास्टर उनको दिया करते थे, वैसे उन पर कोई भी राइट्स नहीं हुआ करते थे. ठीक है, नहीं बोलने का, नहीं कहीं जाने का, नहीं कुछ करने का, कुछ भी नहीं. इवन उनको अपनी फैमिली भी बढ़ाने का कोई भी राइट नहीं था. फैमिली बढ़ाने का मतलब शादी करने का कोई भी वो नहीं था. और शादी कर भी लेते थे तो वो है ना, बच्चे पैदा नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कि बच्चे पैदा करेंगे तो हमारे बच्चे भी स्लेवरी ही में ही जाएंगे, और कौन ही चाहेगा कि उसका बच्चा स्लेव बने सर. ठीक है. सो एनीवेज डिडंट हैव देयर ओन नेम्स. इवन उनके पास खुद के नाम भी नहीं हुआ करते थे, सिर्फ वही नाम हुआ करते थे जो कि मास्टर उनको प्रोवाइड करते थे. ठीक है. तो इसके ब्रैकेट में आप लिख लेना, क्या लिखना है ब्रैकेट में आपको इधर साइड जो मैं बोल रहा हूँ वो, ओनली दैट राइट्स विच वॉज प्रोवाइडेड बाय मास्टर्स. ठीक है. इसके अलावा उनके पास डिडंट हैव their own names. जैसे आपका नाम है, क्या नाम है?
किसी का नाम आर्यन है, किसी का नाम उम, शीतल है, किसी का नाम गरिमा है, किसी का नाम आरती है, किसी का नाम पूजा है। पूजा जी, समझ रहे हो ना? कहाँ से आई हो, कौन है ये, है ना? किसी का नाम ये है, किसी का नाम वो है, ये है वो नहीं, मतलब किसी का नाम कुछ है, तो सबका अपना अपना नाम है, ठीक है। अब एक का नाम मेरे टेलीग्राम चैनल पे नाम उसका है, पता है क्या? उसका नाम है ये डॉट, उसको हम डॉट के नाम से बुलाते हैं। बुलाते नहीं, जस्ट कोई भी बात होती है डॉट करके मेंशन करना होता है उसको। डिडंट हैव देयर ओन नेम, उसके पास कोई भी अपना नाम नहीं हुआ करता था। सिर्फ नाम वही हुआ करते जो कि प्रोवाइड किए जाते थे बाय देयर मास्टर्स। ये यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना कि वही नाम हुआ करते जो कि उनके मास्टर उनको प्रोवाइड करते थे, ठीक। इसके अलावा रेड कलर ही ले लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है ढूंढने में। दे वर नॉट अलाउड टू मैरी, ओहो देखो आगे यहीं पे मैं सोच रहा था नहीं है शायद। दे वर नॉट अलाउड टू मैरी एक्सेप्ट द हेलोट्स, बट देयर चिल्ड्रन विल ऑल्सो स्लेव्स हेलोट्स। सिर्फ जो हेलोट्स हुआ करते थे उनको एक शादी का अधिकार था कि हाँ भाई वो शादी कर सकते हैं, बाकी जो स्लेव इनके अलावा थे वो शादी नहीं कर सकते थे। और इनके जो बच्चे होंगे वो भी स्लेव्स बनेंगे, सीधी सी बात है, अगर होंगे तो। अगर नहीं होंगे तो अपनी ज़िंदगी जिएंगे आराम से। बच्चे कैसे जिएंगे मुझे क्या पता, कैसे जिएंगे, बच्चे नहीं होंगे तो जिएंगे कैसे। हाँ जी। ओनली हाउस होल्ड सर्वेंट्स, ओनली हाउस होल्ड सर्वेंट्स had better household servants had better status among slaves। गैस मुझे लगता है मैं कुछ भी ऐसे इसको ओवर, एक चीज़ और मैं हिंदी में कैसे लिख पाऊँ यार, अब हिंदी में तो बोल रहा हूँ। जो सर्वेंट हुआ करते थे, जो घर में काम किया करते थे, उनकी बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेटस था स्लेव्स में। अब ये क्यों स्टेटस अच्छा था? क्योंकि दे वर अलाउड टू टेक पार्ट इन फैमिली रिचुअल्स। इसके अलावा माइनिंग स्लेव लेबर वर मोस्ट अनफॉर्चुनेट बिकॉज इन ह्यूमन कंडीशंस। अब यही हमारी लास्ट लाइन जो है वो है हमारी ये, जो माइनिंग हुआ करती ना स्लेव लेबर की, जो स्पेशली जो माइनिंग किया करते थे ना, जो स्लेव लेबर्स देखो, जो स्लेव लेबर माइनिंग किया करते थे उनकी जो कंडीशन हुआ करती थी वर बहुत ज़्यादा इनह्यूमन कंडीशन हुआ करती थी। उसी के चलते वो बहुत ज़्यादा बदनसीब माने जाते थे, यानी वर मोस्ट अनफॉर्चुनेट बिकॉज ऑफ देयर इनह्यूमन कंडीशंस। इतना समझ में आ गया? आ गया ही होगा। इतना सारे दो तीन चीज़ हैं जो तीन चीज़ बताई मैंने, चार चीज़ बताई बेसिकली। क्या क्या बताया मैंने?
पहले कंपोजिशन ऑफ स्लेवरी बताई, ठीक है। कंपोजिशन के बाद बताया मैंने क्या, टाइप्स ऑफ स्लेव लेबर्स। उसके बाद मैंने बताया रोल ऑफ स्लेवरी यानी स्लेव इन इकोनॉमी, मतलब कि रोल कैसे प्ले करते थे स्लेवरी इकोनॉमी में, स्पार्टा के, एथेंस के, एंशियंट ग्रीस और रोम के इकोनॉमी में। इसके अलावा हमने देखी मिजरेबल कंडीशन ऑफ स्लेव्स। इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अब इसके साथ वीडियो भी ख़त्म हो जाती है। तो ख़त्म करते हैं वीडियो, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लेना, और कमेंट अच्छी करना। मुझे नहीं पसंद कि कोई गलत कमेंट करे। आपको नहीं पढ़ना मत पढ़ो। अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग नहीं समझ में आ रहा तो किसी ने फोर्स नहीं किया कि आपको मेरे से ही पढ़ना है, या फिर ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों ने मेरे को पैसे दे रखे हैं कि जैसे आप बोलोगे वैसे मैं पढ़ूँगा। मेरी मर्ज़ी है मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। मुझे इतना पता है जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छा पढ़ा रहा हूँ, और जो मेरे से पढ़ रहा है वो अच्छी से समझ भी रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पे जो बहुत से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे आ रहे हैं ना कि हम टॉप पर हैं, ये हैं वो हैं, तो उनको ये जो दिमाग में ख्वाली सॉरी ख्वाबी फुलाव होता है ना, क्या होता है वो फुलाने थोड़े कम कर दो। इतने बड़े तुम वो नहीं हो नेता कि तुम ये सारी चीज़ें बोल रहे हो, ठीक है। जो इंग्लिश झाड़ रहे हो ना अपने घर पे झाड़ो, यहाँ पे मेरे मेरे चैनल पे आके कोई झाड़ेगा ना, ध्यान रखना बस। बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस। दिमाग ख़राब कर देना, उसकी कमेंट बाद में दिमाग में आ जाती है।